तो अब देखो, अपन ने 1786 तक पढ़ लिया था, 1793 पर आते हैं। 1793 से शुरू होंगे। अब देखो 1793 वाले में ना चार्टर अधिनियम आ गया ये नाम। तो कई बार तो सिंपल से ऐसे भी पूछ लेते हैं। ये जो 1793 का चार्टर, फिर 1813 का चार्टर, फिर 1833 का चार्टर, और फिर 1853 का चार्टर। जैसे ये चार्टर आए ना तो आप समझ लेना जरूर इसमें कहीं ना कहीं है ना, चार्टर का मतलब क्या है? अधिकार पत्र। चार्टर का मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र। यानी कि एक ऐसा कागज है जिसमें आपने किसी को भी, कोई भी जो सामने वाला है जिसको आपने ये पत्र जारी किया है, उसको आपने कुछ अधिकार दिए होंगे। तो हमने देखो जब शुरुआत में पहली क्लास आई थी तब हमने एक बात देखी थी कि 1600 में कंपनी बनाई गई। कम उस टाइम ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने साई चार्टर जारी किया था जिसके तहत इन इस कंपनी को पूर्वी इंडीज के देशों में व्यापार का एकाधिकार मिला था, व्यापार करने का एकाधिकार मिला था, ऐसा मैंने बताया था। साई चार्टर, साई मतलब महारानी का, चार्टर मतलब अधिकार पत्र। तो ये एक कागज था जिसके ऊपर लिखा हुआ होता था कि अब यही कंपनी है जो भारत में यानी पूर्वी इंडीज के जितने भी देश हैं, क्षेत्र हैं, उनमें ये अकेली ही व्यापार करेगी। तो फिर अब ये दोबारा चार्टर की याद कैसे आ गई? दोबारा चार्टर की अब ये याद आ रही है कि इस चार्टर एक्ट से ये बताया जाएगा, इस चार्टर एक्ट से ये बताया जाएगा कि देखो, ये जो कंपनी जो भारत में काम कर रही है ना, ये कंपनी की अब जो चार्टर अधिकार पत्र का मतलब उसमें एक अवधि तो होती है, टाइमिंग तो होता ही है कि आपको जो हमने व्यापार करने का एकाधिकार दिया है वो कितने टाइम तक का दिया है। भाई चार्टर में लिखा हुआ होगा कि 15 साल तक आप अकेले व्यापार करेंगे। शुरुआत में जब महारानी ने कंपनी ये बनाई थी और ये चार्टर जारी हुआ था तब उसमें उन्होंने 15 साल लिखे थे। फिर जैसे ही 15 साल होने को आए तो फिर दोबारा ऐसे अलग अलग राजा आते गए और इनकी ये जो इनका जो चार्टर था इसका समय बढ़ाते गए, अधिकार पत्र का समय बढ़ाते गए वो लोग। तो अब 1793 की सिचुएशन आ गई है, 1793 का ईयर आ गया है इसके चार्टर को बढ़ाते बढ़ाते। बात समझ में आ रही होगी। अब 1793 में फिर से ये आ गया कि अब बताओ, कंपनी का जो यहाँ पर काम करने की जो अवधि है वो अब पूरी होने वाली है। तो बताओ अब क्या इसकी और अवधि बढ़ा रहे हो कि यहाँ से कंपनी बोरिया बिस्तर बांध करके चली जाए? तो वहां ब्रिटेन की जो संसद थी उसने फिर से एक कानून बनाया, 1793 का चार्टर अधिनियम। और इस अधिनियम में उन्होंने कह दिया कि नहीं, अभी कंपनी को भारत से बोरिया बिस्तर बांधने की जरूरत है नहीं। और ये चार्टर अधिनियम का मतलब ये है कि आप इसके जो काम करने का जो अधिकार पत्र है उसको रिन्यू कर रहे हैं। जैसे रिन्यू नहीं होता है, रिन्यू मतलब दोबारा से आप इसकी अवधि जो 1793 को मान लो पूरी हो रही थी, तो अब ये कानून आ गया और इसने कह दिया कि नहीं, 1793 नहीं, अब अगले 20 साल तक यही कंपनी भारत में अकेले काम करेगी। 20 साल जैसे ही होने को आएंगे फिर से हम देख लेंगे, जरूरत पड़ी तो फिर से चार्टर कानून ले आएंगे, फिर से इसको 20 साल बढ़ा देंगे, और अगर जरूरत नहीं पड़ी तो हम इसका अधिकार पत्र है जो भी इसका चार्टर में जो इसको अधिकार दिए हुए वो हम खत्म कर देंगे। तो ये 20-20 साल में चार्टर आएंगे। कितने कितने साल में आएंगे? 20-20 साल में। 1793 में आ गया, अब 1813 में आ जाएगा, क्योंकि 20 साल 1813 में होंगे। तो 1813 में आपको बताना तो पड़ेगा कि भाई चलो अब कंपनी का तो टाइम पूरा हो रहा है, तो बताओ अब आपको टाइम और आगे बढ़ाना है क्या? तो ये 1813 में कह देंगे नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी 20 साल और काम करने दो कंपनी को भारत में। ठीक है, फिर 1833 आ जाएगा, फिर 33 में फिर इसका 20 साल पूरा होने को आएगा। तो फिर वही है, कानून का तो फिर टाइम पूरा होगा तो या तो ये कंपनी यहाँ से अपना कारोबार समेट ले, या फिर आप कानून फिर से बनाओ और फिर से इसकी अवधि बढ़ाओ। तो फिर से 1833 में फिर कानून बनाएंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं कंपनी 20 साल और काम करेगी, 1853 आ जाएगा। फिर 1853 में फिर पूछेंगे कि बताओ 20 साल तो हो गए, अब आप क्या करने वाले हो? अब फिर 1853 में ये नहीं बताएंगे कि अब कंपनी अगले कितने साल भारत में काम करेगी। ये तो कहेंगे कंपनी अभी काम करेगी लेकिन अब की बार टाइम पीरियड नहीं देंगे 1853 में। तब इसका मतलब लोगों को लगने लग गया कि अब जल्दी कंपनी के दिन पूरे होने वाले हैं और यहां से बोरिया बिस्तर समेट के जाएगी और यहां पर क्राउन का शासन आएगा। तो ध्यान रखना, 1793 के कानून में भी इन्होंने
जो चार्टर को जो रिन्यू किया था, यानी जो इसकी अवधि बढ़ाई थी, उस अवधि का जिक्र है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, 1793 के चार्टर में भी इन्होंने लिखा कि ये कंपनी अगले कितने साल तक काम करेगी, 20 साल। तो चार्टर का जो रिन्यू काल था, उसका उल्लेख 20 साल इसमें भी है। 1813 में भी 20 साल लिखा हुआ है, 1833 में भी 20 साल लिखा हुआ है। लेकिन 53 में रिन्यू तो कर दिया गया कि नहीं, चार्टर तो दोबारा से बढ़ा दिया गया, लेकिन कितने सालों के लिए बढ़ाया, वो साल नहीं लिखे, वो टाइम नहीं लिखा। तो ध्यान रखना, 93 में लिखा, 13 में लिखा, और 33 में लिखा, और 53, यानी 93, 13, 33, नहीं सॉरी, 93, 13, 33, इनमें लिखा, 53 में नहीं लिखा। यानी 3 बार इन्होंने चार्टर में टाइम पीरियड बताया कि इनका चार्टर कितने साल तक काम करेगा। ये मतलब थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपके। तो अब देखो, 1793 का चार्टर एक्ट आ जाता है, इसमें ये लोग लिख देते हैं कि कंपनी को अगले 20 साल तक भारत में काम करना है, और अगले 20 साल तक न केवल वो भारत में काम करेगी, बल्कि क्या होगा, ये इसका रिन्यू कर दिया चार्टर, कितने सालों के लिए, 20 साल। तो ये यहां से आपका क्लियर हो गया। इसका मतलब आपके दिमाग में है कि 20 साल बाद में नया कानून आना है, तो याद करने की ज्यादा रटने की जरूरत ही नहीं है। 93 में 20 जोड़ा, 13, 1813 में दोबारा आ जाए वो चार्टर। तो 20 साल के लिए इसके कंपनी के जो यहाँ काम करने की अवधि थी, वो अगले 20 साल के लिए बढ़ा दी। तो इसका मतलब 20 साल तक ये कंपनी यहाँ शासन करेगी, कि व्यापार में भी इसका एकाधिकार रहेगा, तो ध्यान रखना है। दूसरी लाइन आपकी क्लियर हो रही है, यानी कि कंपनी का अभी भी भारत के व्यापार पर एकाधिकार रहेगा, ये कानून में लिख दिया। इस चार्टर में बता दिया कि अभी भी भारत में अकेले यही कंपनी काम कर सकती है, दूसरे बिजनेसमैन ब्रिटेन के आके काम नहीं कर सकते। देखो, एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब कंपनी ही अकेले यहाँ बिजनेस करेगी, काम करेगी, दूसरे नहीं। तीसरी इसमें बात क्या है, शक्तियों का और अधिक केंद्रीकरण। यानी कि धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये शक्तियों का केंद्रीकरण कर रहे हैं। शक्ति जो मुख्य कार्यपालक है, जो गवर्नर जनरल है, उनकी जो काउंसिल है, उनके पास जो निचले स्तर के, जो चाहे वो गवर्नर हैं, जो निचले लेवल पर, जो शासन के निचले स्तर पर जो शक्तियां हैं, वो वहां से लेकर के ऊपरी स्तर को दे रहे हैं, शक्तियों का केंद्रीकरण कर रहे हैं। ऊपरी स्तर पर शीर्ष नेतृत्व के पास ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऊपरी लेवल पर जितनी ज्यादा पावर होंगे, उतना ही हम निचले जो 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 भी प्रशासन है, उसको हम उतना ही ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए शक्तियों का और ज्यादा इससे वो केंद्रीकरण करेंगे। तो इसमें दो बातें ऊपर वालों में होगी। एक तो 20 साल कितने के लिए रिन्यू किया गया इनके चार्टर को, इनके चार्टर का नवीनीकरण हुआ, और 20 साल इसमें अवधि का मेंशन कर दिया गया, लिख दी गई। तो क्या अभी भी कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार है, तो आप कहोगे कंफर्म है, एकाधिकार चलेगा। इस चार्टर ने और क्या किया, शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया, और ज्यादा शक्तियां गवर्नर जनरल के लेवल पर, और ज्यादा शक्तियां उनको दे दी गई। अब ये देखो, ये एक नई बात है, डिविडेंड्स। कंपनी अपने लाभांश को अब सीमित कर दिया कंपनी को, कि कंपनी जो भी यहां पर जो पैसा कमा रही है, मुनाफा कमा रही है, तो उस मुनाफे में कंपनी का लाभांश अधिकतम कितना हो सकता है, 10%। 10% तक ही बढ़ा सकती है वो अपने लाभांश को, ये ध्यान रखना। कितने तक को बढ़ा सकती है, 10%। यानी कंपनी जो अपना लाभांश है ना, वो कितना, यानी जो लाभ जो कंपनी कमा रही है, उसमें से कंपनी का हिस्सा अधिकतम कितना हो सकता है, 10%, ये लिमिट कर दी कि आप 10% से ज्यादा लाभ में से अपना हिस्सा नहीं ले सकते। जो भी लाभ होगा उसमें से अधिकतम आपको 10% मिल सकता है, उससे ऊपर नहीं। अब आ जाओ साहब, ये ब्रिटेन की सरकार क्या कह रही है, 5 लाख पाउंड हमें चुपचाप हर साल दे देना। ब्रिटेन की सरकार ने क्या कह दिया कि अब 5 लाख पाउंड, क्योंकि आप यहां से कमा बहुत रहे हो, सब कुछ अब आपके पास ही है, शासन प्रशासन पैसा सब कुछ अब आपका है, व्यापार सब कुछ आपका है, तो इसका मतलब आप पैसे बहुत कमा रहे हो। तो इन्होंने तय कर दिया कि 5 लाख पाउंड की राशि हर साल किसको देनी है, ब्रिटिश सरकार। इन्होंने ये तय कर दिया कि आपको 5 लाख पाउंड हमें हर साल देने हैं। तो अभी तक हमने 4 बातें पढ़ी हैं, 5 बातें हो गई। 20 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया,
अभी भी कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार जारी रहेगा, शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया, लाभांश 10% का इसके ऊपर वो लिमिट तय कर देगी कि 10% से ज्यादा कंपनी का लाभांश नहीं हो सकता, कंपनी ज्यादा से ज्यादा 10% लाभांश ले सकती है। और 5 लाख पाउंड की, पाउंड जो पैसा है, 5 लाख पाउंड जो राशि है, वो हर साल आपको ब्रिटेन की सरकार को देनी पड़ेगी। ठीक है। फिर जो नीचे पॉइंट आ रहा है छठा, उसमें क्या आ रहा है, राजस्व और न्यायिक कार्य। ये क्या होता है फिर? पहले क्या हो रहा था, जो जो भी रेवेन्यू का काम था ना, रेवेन्यू से जुड़े हुए मामले, जैसे किसी ने टैक्स नहीं दिया, मान लो किसी के ऊपर कोई टैक्स बन रहा था, किसी ने कहा मैं तो टैक्स नहीं देता, या टैक्स में गड़बड़ कर दी, टैक्स चोरी हो गया, टैक्स से रिलेटेड, कर वसूली से रिलेटेड कोई भी मामला आ गया, तो ये पहले क्या हो रहा था, इससे पहले एक ही व्यक्ति दूसरे जो मामले है ना, उनको भी, एक ही व्यक्ति यानी एक न्यायाधीश है, उसी को दोनों तरह के पावर मिले थे। वही रेवेन्यू से जुड़े हुए मामलों की भी सुनवाई वही कर रहा था, और अन्य जितने भी सिविल और आपराधिक मामले हैं ना, उनकी भी सुनवाई वही करता था। एक ही व्यक्ति के पास सारे पावर थे, एक ही व्यक्ति के पास सारे पावर थे। रेवेन्यू का मामला भी वही देखता था, और न्यायिक कार्य भी वही देखता था। अब आजकल आप ये देखो, ये 1793 से क्या हो रहा है, रेवेन्यू का काम अब अलग कर दिया, कि रेवेन्यू के काम को देखने के लिए अलग अधिकारी होगा, और न्यायालय के काम के लिए अलग न्यायाधीश होंगे। एक ही व्यक्ति दोनों काम नहीं करेगा। कि अगर कोई राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है, कोई टैक्स की चोरी से जुड़ा हुआ मामला है, टैक्स की वसूली में गड़बड़ से जुड़ा हुआ मामला है, या कोई सिविल मामला है, आपराधिक मामला है, पहले तो एक ही व्यक्ति ये सारे टाइप के मामले देख लेता था, यानी एक ही व्यक्ति के पास सारे केस आते थे। अब क्या हुआ, इन्होंने अलग कर दिया कि भाई रेवेन्यू का काम अलग व्यक्ति करेंगे, जो भी टैक्स वसूल करना है या इनसे जुड़े हुए मामले हैं उनको सुनना है, वो सारा काम अलग व्यक्ति करेगा। और जो न्यायिक कार्य है, जो न्यायाधीश वाला काम है, वो अलग व्यक्ति करेगा। तो ये देखो, ये व्यवस्था तो बहुत बढ़िया होगी। वरना एक ही व्यक्ति के पास कितनी शक्तियां होती होंगी, आप सोच के देखो। कर वाले पावर भी एक ही व्यक्ति के पास, और न्यायाधीश भी वही व्यक्ति बना हुआ है, और राजस्व से जुड़े हुए मामले भी वही देख रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति तो बहुत शक्तिशाली था। इसलिए इन्होंने ये किया कि इससे क्या होगा, एक तो ये जो अधिकारी होंगे इनके पावर्स कम हो जाएंगे, और दूसरा काम बहुत अच्छे से होगा, काम में और ज्यादा मतलब बढ़िया तरीके से हो पाएगा। तो इन्होंने राजस्व और न्यायिक कार्य अलग अलग कर दिए। अब आजकल देखते हो, आपने देखा होगा, जिला कलेक्टर का काम अलग होता है, वो पूरे जिले का प्रशासन देखता है। राजस्व का काम उनका सबसे पहला होता है। देखो, कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब कलेक्ट करने वाला। तो ये पद पहले अंग्रेजों के टाइम में आया इसलिए था कि रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व का कलेक्शन करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन इनका काम होता था, इसलिए कलेक्ट करते थे, इसलिए नाम था कलेक्टर। रेवेन्यू कलेक्शन करने का, जो भी कर वगैरह होते थे उनकी वसूली का काम इनके जिम्मे होता था, इसलिए इनका नाम था कलेक्टर। तो पहले क्या हो रहा था, ये काम और नए काम एक साथ थे। इस कानून के आने के बाद में क्या हो गया, अलग। इन्होंने कहा कि राजस्व का काम अलग, और लड़ाई झगड़ों का सुलझाने का काम अलग। आज भी आप ये देखोगे, अब भी आपने देखा होगा, ये काम अलग अलग है। आप जाओगे कभी, आप जिला मुख्यालय पर जाते हो, शहर में जाते हो, तो आप देखते हो कलेक्टर का ऑफिस अलग है, और जज साहब के ऑफिस अलग होंगे, यानी न्यायालय अलग बना हुआ है। वहां वहां सत्र एवं वो लिखा हुआ होता है ना, जिला सेशन न्यायाधीश रहे से, इसका मतलब क्या है, न्यायिक काम अलग है, और ये आपका रेवेन्यू वाला काम अलग है। तो कलेक्टर का पद अलग है, और जिला जो न्यायालय के जो काम है वो अलग है। जिला न्यायाधीश अलग होते हैं, और जिला कलेक्टर अलग होते हैं। तो सेम आप ये देखो, आज भी वही है, जिला कलेक्टर अलग, जिला न्यायाधीश अलग। और 1793 में सेम यही व्यवस्था आई कि राजस्व का काम अलग और न्यायिक काम अलग। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ऐसे ही तो चीजें बढ़ी हैं भारत में, ऐसे फिर विकास क्रम होता गया, लोग जागरूक होते गए, सिस्टम को समझते गए। फिर हमने भी काफी चीजें सीखी, और फिर हमने भी फिर इनके जब हम जागरूक हुए, तो इन्होंने, हमने भी इनको कहा कि आप चीजों को सुधारने के लिए हमने इनके ऊपर दबाव बनाया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्व और न्यायिक कार्यों का बंटवारा कौन से कानून से हुआ, 1793 के चार्टर एक्ट से। अब देखो, ये अंग्रेज कितने सियाने हो रहे हैं। अब ये देखो, आप 7वां पॉइंट देखो, ये
ये क्या कह रहे हैं कि जो आपका ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कब बनाया होगा, आइडिया याद है या फिर भूल गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको पता हो 1784 में बनाया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो भी मेंबर थे, 6 मेंबर थे, तो 6 मेंबर थे तो कर्मचारी भी तो होंगे उन मेंबर के काम में हेल्प करने के लिए। तो जो भी वहां कर्मचारी लगा रखे थे और जो भी इनके मेंबर थे, अब इन्होंने इनके वेतन भत्ते तनख्वाह सब कुछ किसके मतलब कर दिया। अब ये कहा कि इनका जो भी वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, अन्य वित्तीय सुविधाएं जो भी मिलेंगी, वो सब अब भारतीय खजाने से देना पड़ेगा। अब ब्रिटेन के खजाने से एक भी पैसा इनको नहीं देंगे। तो इसका मतलब आप ये देखो, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, वो बनाया था ब्रिटेन की सरकार ने अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी पर। अब उनके उनके पैसे, उनका पैसे का भुगतान करने की जिम्मेदारी भी भारतीयों के ऊपर डाल दी गई कि नहीं डाल दी गई, कि भारतीयों के कर से जो भी पैसा यहाँ इकट्ठा होगा, भारत के खजाने में जो भी पैसा इकट्ठा होगा, उसी खजाने से इनकी तनख्वाह जाएगी। तो बताओ पैसा बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इनकी तनख्वाह के रूप में पैसा बाहर जा रहा है। तो ये भी एक भारतीयों के ऊपर वित्तीय बोझ था कि ये रह कहाँ रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले लंदन में रह रहे हैं, कर्म इनके ऑफिस वहां है, जबकि तनख्वाह कहाँ से जा रही है, भारत से। तो कमाल हो रहा था, भारतीयों के ऊपर पैसे का बोझ बढ़ रहा था, भारतीयों के टैक्स से आया हुआ पैसा इनकी तनख्वाह में जा रहा था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे, जो कर्मचारी थे, उनके वेतन भत्ते किस कानून के तहत भारतीय राजस्व से देना तय किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, 1793 का जो कानून था उसके द्वारा ये व्यवस्था की गई कि अब आगे से इनके वेतन और भत्ते, वित्तीय सुविधाएं सब कुछ भारतीय खजाने से दी जाएंगी। अब ब्रिटेन के खजाने से, ब्रिटेन के राजस्व से इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब ये और एक और व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था अगर आपने पहले वाली ध्यान से सुनी है ना, तो अब ये पॉइंट समझ में आएगा। जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना है उनकी ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा। 8 नंबर वाला, 8 नंबर वाला क्या कह रहा है, ये देखो। यहां मैं नहीं पर हाईलाइट कर रहा हूं, नहीं को, नहीं पर फोकस करना आप। बस ये नहीं है, किंतु, परंतु, केवल, यही शब्द गड़बड़ करवा देते हैं एग्जाम में। देखो हमने जब कमांडर इन चीफ जब पढ़ रहे थे, तब हमने 1784 में, जब 1784 एक्ट पढ़ रहे थे, तब उस समय एक बात हमने पढ़ी थी कि जो कमांडर इन चीफ बनता था, उस कमांडर इन चीफ स्वतः ही उस गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर भी बन जाता था। ऐसा मैंने बताया था, और आज क्लास की स्टार्टिंग में भी एक बार रिवीजन में मैंने बताया था कि ये बात आपको ध्यान रखनी है, आगे काम आएगी। कि जो भी कमांडर इन चीफ जिस व्यक्ति को बनाते थे, वो ऑटोमेटिकली ही, यानी उसको अलग से कोई ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होती थी, वो स्वतः ही जो परिषद होती थी उसका मेंबर अपने आप बन जाता था, ऑटोमेटिक बनता था। अब इस कानून में क्या हुआ भाई, इस कानून में ये जो ऑटोमेटिक बनने वाला सिस्टम था ना, ये उन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि जो भी आप, जिस भी व्यक्ति को आप कमांडर इन चीफ बना रहे हो ना, वो उसके लिए अब गवर्नर जनरल काउंसिल की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। देखो पहले तो अनिवार्य थी, 84 में तो अनिवार्य थी कि जो कमांडर इन चीफ बनेगा वो ऑटोमेटिक उसका सदस्य भी बनेगा, तो अनिवार्य हो गई, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, तो अनिवार्य थी। अब ये कहा गया ना, अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति कमांडर इन चीफ बन रहा है ना, वो गवर्नर जनरल काउंसिल का ऑटोमेटिक मेंबर नहीं बनेगा। यानी उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो उसका सदस्य बने। दोनों में अंतर समझ लेना। अनिवार्य का मतलब क्या है, पहले अनिवार्य था, अनिवार्य का मतलब जो कमांडर इन चीफ बना, वो ऑटोमेटिक ही उसका मेंबर भी बना। ये सिंपल है, बना। अब क्या कह दिया कि जिसको हमने कमांडर इन चीफ बनाया, वो ऑटोमेटिक नहीं बनेगा। तो कौन कौन से हिसाब से बनेगा फिर? अब इन्होंने कहा वो ऑटोमेटिक काउंसिल का मेंबर नहीं बनेगा, तो फिर क्या क्या होगा?
अब ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को आपने कमांडर इन चीफ नियुक्त किया, और अगर आप चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक तो बन ही नहीं रहा, काउंसिल का वो मेंबर ऑटोमेटिक तो बन नहीं रहा, तो फिर तो इन्होंने ये कह दिया कि अगर आप चाह रहे हैं कि वो उसका मेंबर भी बने, तो आपको बनाते वक्त उस जो लेटर आप जारी करोगे उसको बनाने के लिए कि ये एक व्यक्ति है जिसको हम कमांडर इन चीफ बना रहे हैं, तो उसी लेटर में ही आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो आदमी है जो कमांडर इन चीफ बन रहा है, यही आदमी उस काउंसिल का भी सदस्य बनाया जाएगा, ये लिखना पड़ेगा तभी वो बनेगा। वरना अब अनिवार्य नहीं है कि वो ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो शायद समझ गए होंगे आप। तो कई बार ये इतना सीधा सिंपल डाल देगा वो, कमांडर इन चीफ का गवर्नर जनरल की काउंसिल का अनिवार्य रूप से सदस्य बनने की शर्त किस कानून से हटाई गई थी, या कौन सा कानून था जिससे ये एक व्यवस्था हुई थी कि अब कमांडर इन चीफ का काउंसिल का सदस्य बनना अनिवार्य नहीं है, या अनिवार्यता की शर्त को हटा दिया गया था। ये कौन से कानून से किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कौन से कानून से किया गया था। 1793 के चार्टर एक्ट से ये अनिवार्य था। कौन सी अनिवार्य था कि कमांडर इन चीफ काउंसिल का मेंबर उसको बनना ही पड़ता था, ये अनिवार्यता इन्होंने समाप्त कर दी थी। अब अगर बनाना है तो आप अलग से ऑर्डर निकालो और बताओ कि ये इसका मेंबर बनेगा। अब हमने ऊपर एक पढ़ा था कि इससे शक्तियों का केंद्रीयकरण हुआ। केंद्रीयकरण का मतलब निचले लेवल से आपने पावर छीन लिए और ऊपर वाले लेवल को दे दी, यही तो केंद्रीयकरण है। तो जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इनके इनके जो गवर्नर के पास पावर्स थे, उनके पावर्स को और कम कर दिया गया, यानी नियंत्रण कर दिया गया, और उनके पावर्स को और कम कर दिया गया, और उनकी शक्तियां अब वहां से कम करके किसको और बढ़ा दी गई, किसको सौंप दी गई, वो गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। इसलिए तो हमने इसका दूसरा या तीसरा पॉइंट पढ़ा था कि इस कानून के द्वारा शक्तियों का और ज्यादा केंद्रीकरण किया गया है। और जब आप शक्तियों का केंद्रीकरण कर रहे हो तो इसका मतलब केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ रही हैं, राज्यों की कम हो रही हैं। यहाँ केंद्र का मतलब गवर्नर जनरल की पावर्स बढ़ रहे हैं और गवर्नर्स के पावर कम हो रहे हैं। तो गवर्नर के पावर कम होने का मतलब है कि जो बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी, जो बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे काम कर रही थी, उस पर और ज्यादा नियंत्रण बढ़ गया, उसकी छूटें कम होगी, उसकी शक्तियां कम हो। ये देखो मैंने इसको नीचे अलग से मेंशन भी कर दिया है कि 1793 से पहले कमांडर इन चीफ स्वतः ही कार्यकारी परिषद का सदस्य बन जाता था, उसके लिए अलग से ऑर्डर नहीं जारी करना पड़ता था। लेकिन 1793 के कानून के बाद अगर उसको उसका मेंबर बनाना है तो अलग से आदेश जारी करने होते थे, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका 1793 का कानून है। तो इसमें ये बातें थी। अब आते हैं अपन 1813। यहां से थोड़ा सा आप और ज्यादा सीरियस होके पढ़ लेना, क्योंकि अब धीरे धीरे चीजें, क्योंकि अब और ज्यादा शासन प्रशासन में सुधार होंगे, नई नई चीजें जुड़ेंगी, नए नए परिवर्तन आएंगे, कंपनी पर और ज्यादा कंट्रोल होगा, और ज्यादा उसकी नकेल खींचने का काम होगा। तो फिर अब है ना धीरे धीरे थोड़े कानून होंगे, उनमें भी नई नई चीजें जुड़ेंगी। तो अब आप और ज्यादा पहले की तुलना में और ज्यादा सीरियस होके पढ़े। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, 1793 का चार्टर एक्ट, उसमें कितना टाइम दिया था, 20 साल, कि 20 साल तक ये चार्टर काम करता रहेगा, 20 साल तक कंपनी काम करती रहेगी। 20 साल बाद में फिर से एक चार्टर लाएंगे, तो 20 साल हो गए, 1813 पर हम आ गए। आप ये महसूस कर लो कि आप 1813 में आ गए, 20 साल हो गए। अब चार्टर आ रहा है, तो चार्टर आ रहा है तो या तो इस चार्टर में ये कह दो कि अब कंपनी खत्म, यहां से कंपनी का रूल खत्म, यहां से महारानी का रूल चालू, या तो ये कह दो, या फिर आप ये कह दो कि नहीं अभी कंपनी को और काम करने दिया जाएगा। तो कंपनी को और काम करने देने का मतलब है आप फिर से चार्टर को क्या कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो, इसका नवीनीकरण कर रहे हो, इसको दोबारा से नया कर रहे हो। तो अब फिर आप नया कर रहे हो, इसको दोबारा से आप इनको अधिकार दे रहे हो, तो फिर आप इसमें बता दो कि कितने साल तक के लिए ये कंपनी और काम करती रहे निश्चिंत होके। तो 1813 के चार्टर एक्ट में फिर से लिख देंगे कि कंपनी के पास अब ये चार्टर अगले 20 साल तक और रहेगा, कंपनी अब 20 साल तक और भारत में काम करेगी।
लेकिन मैंने अलग से लिखा हुआ है कि इस 1813 का चार्टर एक्ट का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अगर आपने इसका बैकग्राउंड समझ लिया ना, तो आपको इस 1813 के चार्टर में जो जो चीजें आई उसको समझने में प्रॉब्लम कम आएगी। कि भाई ये 1813 के चार्टर जब ला रहे हैं तो उससे पहले ब्रिटेन में माहौल क्या बना हुआ है। अगर ब्रिटेन में जो वातावरण बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, और उस माहौल और उन परिस्थितियों में एक कानून आ रहा है, तो आपको पता है वातावरण का प्रभाव तो हर एक व्यक्ति पर पड़ता है, तो सरकार पर नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा। तो देखो पृष्ठभूमि क्या कहती है, बैकग्राउंड क्या कहता है, 1813 के चार्टर से पहले की कहानी क्या कहती है। तो देख लेते हैं अपन 1813 से पहले की कहानी। तो देखो अब थोड़ा सा अपन फ्रांस की ओर चलते हैं। यूरोप में क्या हो रहा है वो आप समझते हैं। ये क्या कर रहा है फ्रांस में, आप लोगों ने बहुत सारे इसमें जो तैयारी करने वाले हैं अपने, तो उन्होंने फ्रांस की क्रांति सुनी होगी। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। उस क्रांति का नारा ये था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये तीन जो शब्द थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है यानी भाईचारा। ये तीनों शब्द जो हमारे, जो हमने प्रस्तावना में भी शामिल कर रखे हैं, ये भी फ्रांस की क्रांति से ही प्रभावित थे, फ्रांस की क्रांति से ही प्रेरित थे। तो ये फिर जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जो फिर हर एक देश के संविधानों को, वहाँ के नेतृत्व को, वहाँ की जो कानूनों को, वहाँ की शासन व्यवस्थाओं को इन्होंने बड़ा प्रभावित किया। तो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये शब्द कहाँ से निकले हुए हैं? ये फ्रांस की क्रांति से निकले हुए हैं। ये एक ध्यान रखना है। अपने प्रस्तावना भी जो हम पढ़ेंगे तो वहां भी इसका जिक्र करेंगे कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये सारे शब्दों का भारत में जो ये शब्द प्रस्तावना में जो जो शब्द शामिल किए गए, ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए फ्रांस से। क्योंकि फ्रांस की क्रांति का नारा ही यही था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता स्थापित करनी है, इसलिए हम लोग क्रांति कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फ्रांस में क्रांति कर दी, क्रांति हो गई। राजा, जो भी राजा थे वो राजा हट गए, चले गए, राजा का शासन खत्म, राजा की मोनोपोली खत्म, राजा का तानाशाही रवैया खत्म, यहां तक ठीक है। अब बात ये आ रही है, आप ये सोच रहे होगे सर आप फ्रांस का गीत क्यों गा रहे हो अभी, अभी तो हम ब्रिटेन का चार्टर पढ़ रहे हैं। देखो कनेक्शन समझ लो आप। जब फ्रांस में 1789 में क्रांति हो रही है, क्रांति का जो, क्रांति में जो मेन जो सूत्रधार था, या क्रांति से जो एक नया लीडर निकल के आया, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। इसका क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था, क्रांति करवाने में, क्रांति को नेतृत्व देने में। और क्रांति जब सफल हो गई, क्रांति जब एकदम सक्सेस हो गई, तो उसके बाद में आपको पता है फिर क्रांति का जो लीडर होता है उसकी तो फिर चारों तरफ वाहवाही हो जाती है। उसको, वो तो फिर बहुत बड़ा नेता बन के उभरता है। तो ऐसा ही हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट जो क्रांति का मुख्य नेतृत्व करता था, क्रांति के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ फ्रांस का क्या बन गया, सम्राट बन गया, नया राजा बन गया वहां। क्योंकि इस क्रांति से, इस नेपोलियन बोनापार्ट की जो छवि थी वो बहुत तगड़ी बन गई। ये एक सफल क्रांति हुई, इससे नेपोलियन बोनापार्ट का इसमें योगदान था, तो नेपोलियन बोनापार्ट तो यहाँ का फिर राजा बन गया, सम्राट बन गया। अब क्या हो रहा है? अब देखो उस टाइम फ्रांस भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत था। फ्रांस के भी अलग अलग उपनिवेश थे पूरी दुनिया में, जैसे ब्रिटेन के उपनिवेश थे वैसे ही फ्रांस के थे, वैसे ही पुर्तगाल के थे, वैसे ही डचों के थे। अलग अलग मतलब दुनिया, उपनिवेश का मतलब दुनिया में अलग अलग क्षेत्र थे जहां पर इनके नियंत्रण थे। तो फ्रांस का भी था। तो फ्रांस, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, इनके बीच में कंपटीशन होता था, कंपटीशन चलता था कि कौन कितने बड़े एरिया पर कब्जा करेगा। और ये भी चलता था कि कहीं कोई किसी के एरिया छीन ना ले। तो ऐसा फ्रांस और ब्रिटेन में भी था। अब देखो समस्या क्या आ रही है। अब नेपोलियन बोनापार्ट इस क्रांति से निकला, ब्रिटेन, फ्रांस की कमांड किसके पास है? फ्रांस का नेता कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट, राजा बन गया ऐसा। अब नेपोलियन बोनापार्ट के दिमाग में एक चीज थी कि यार ये इन ब्रिटिशर्स को है ना, ये ब्रिटिशर्स मतलब बहुत ज्यादा पांव फैला रहे हैं, बहुत ज्यादा इनके पर निकल आए हैं, तो इनके थोड़े पर काटने हैं मुझे। तो पर कैसे काटूं? तो फिर वो एक कंसेप्ट लेके आया, कॉन्टिनेंटल प्रणाली। इसमें एक शब्द दिया हुआ है कॉन्टिनेंटल, इसको ये आपके है ना हिस्ट्री में तो पढ़ते होंगे आप लोग, जो तैयारी करने वाले हैं तो हिस्ट्री में भी आता है। ये क्या था?
ये बोनापार्ट की देन थी। बोनापार्ट ये कंसेप्ट लेके आया, एक सिस्टम लेके आया कॉन्टिनेंटल। सरल शब्दों में समझ लो कॉन्टिनेंटल क्या था। कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है ये उपमहाद्वीप के लिए काम में लेते हैं। इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट का मतलब उपमहाद्वीप। तो ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था? तो इन्होंने क्या किया, चूंकि ये जो नेपोलियन बोनापार्ट तो एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था, ताकतवर राजा था, और फ्रांस की क्रांति से निकला हुआ था, और फ्रांस के जितने भी जो आस पड़ोस के क्षेत्र थे उनको इन्होंने जीत लिया था, उन पर इनका नियंत्रण हो गया था। तो इसके पास, फ्रांस के पास, खुद फ्रांस और फ्रांस के जो अगल बगल के जितने भी मित्र देश थे, इन इनके इनके जो एलाई थे, इनके जो मित्र देश थे, और इनके नियंत्रण वाला एक काफी बड़ा क्षेत्र था फ्रांस के पास। तो अब समस्या क्या हो गई? नेपोलियन बोनापार्ट ने साफ कह दिया कि जो ब्रिटेन से जो आप सामान, यहाँ के लोग जो ब्रिटेन, यहाँ के जो व्यापारी लोग जो ब्रिटेन से आप सामान खरीदते हो ना, अब आइंदा से ध्यान रखना, ब्रिटेन से कोई सामान यहाँ नहीं आना चाहिए। न केवल मेरे फ्रांस में, बल्कि जो मेरे जितने भी यूरोपीय महाद्वीप के जितने भी मेरे मित्र देश हैं, या जितने भी देश जो मेरे नियंत्रण में हैं, यानी जो फ्रांस के जो साम्राज्य का जितना भी क्षेत्र हिस्सा है, उस फ्रांस के साम्राज्य के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का एक सामान, एक वस्तु भी मेरे साम्राज्य में नहीं आएगी। रोक लगा दी। बात समझ में आ रही होगी। इसने क्या कहा? इसने कहा न तो फ्रांस में और न ही मेरे फ्रांस के जो मित्र देश हैं उनमें इन ब्रिटिश का यानी ब्रिटेन से एक भी सामान मेरे यहां पर खरीदा नहीं जाएगा, ये इसने ऑर्डर दे दिया। अब देखो, अब समस्या कैसे आई? समस्या ये आई जैसे ही इसने ये सिस्टम शुरू किया कि अब ब्रिटेन का एक सामान भी मेरे देश में नहीं घुस पाएगा, तो अब समस्या हो गई। जो ब्रिटेन के जो कारोबारी थे वो अब तक क्या कर रहे थे? अब तक देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ कारोबार करी है? भारत में। बाकी के जो लोग थे इनके कारोबारी, वो यूरोप के इन देशों में कारोबार करते थे, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम शुरू किया, तो अब उनके लिए यहाँ कारोबार करना तो बंद हो गया ना, क्योंकि वो तो यहाँ व्यापार ही नहीं कर सकते, वो अपना सामान इनको बेच नहीं सकते थे, इसने खरीदने पर रोक लगा दी। अब वो व्यापारी करे क्या? अपना सामान बेचे क्या? अब वो व्यापारी किसके ऊपर प्रेशर बनाएंगे? ब्रिटेन की सरकार के ऊपर। वो कहेंगे कि नहीं भाई, बहुत साल हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी को काम करते हुए, वहां एकाधिकार आपने दे रखा, अब आप हमें भी भारत में जाकर के व्यापार करने की परमिशन दो, की परमिशन दो।